हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी की यानी कि बाल विकास के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आई होप आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीटेट हो या कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। बुद्धि के संदर्भ में यह कथन निम्न मनोवैज्ञानिकों में से किसका है? पिंटर का है, स्टर्न का है, रायबर्न का है या कॉविन का है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि ये जो कथन है, ये कथन रायबर्न ने दिया है। इन्होंने ये कहा है कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है, और ये कथन इन्होंने दिया है। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने यह बताया है कि बुद्धि का निर्माण प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के द्वारा होता है? केली एवं थर्स्टन ने, वाइगोत्स्की एवं पियाजे ने, वुडवर्थ एवं लेविन ने या थॉर्नडाइक एवं स्किनर ने? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि केली और थर्स्टन ने ये कहा है कि बुद्धि का निर्माण प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के द्वारा होता है, जिसमें कि केली ने ये कहा है, जिसमें कि केली के अनुसार वाचिक योग्यता, गामक योग्यता, सांख्यिकी योग्यता, सामाजिक योग्यता और संगीतात्मक योग्यता, ठीक है, इस पर इन्होंने काफ़ी बल दिया है। इसके साथ ही साथ जो थर्स्टन है, इन्होंने प्रत्यक्षीकरण की योग्यता और फिर तार्किक योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता और स्मृति संबंधी योग्यता को काफ़ी महत्व दिया है। लेकिन कई मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इन कथन की आलोचना की है। लेकिन इसके साथ ही साथ अधिकतर मनोवैज्ञानिक ने ये माना भी है कि बुद्धि जो होती है वो बहुआयामी होती है, और बुद्धि का बहुआयामी होना ही कुछ लोगों का कई प्रकार के कौशल में निपुण होना होता है। मतलब कि क्या है कि जरूरी नहीं है एक व्यक्ति अगर ड्राइंग करने में अच्छा है तो वो अन्य कौशल में अच्छा नहीं होगा। वो पढ़ने में भी तो तेज हो सकता है, या स्पीच देने में भी अच्छा हो सकता है। बहुत सारे उसमें हो सकते हैं गुण, चाहे वो गाने में अच्छा हो, डांस करने में अच्छा हो। तो ये जो है वो एक प्रकार का एक निपुणता होता है कि लोगों में कई प्रकार की बहुबुद्धि पाई जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बुद्धि निर्माण के सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस क्वेश्चन में कौन सा सत्य नहीं है, हमें ये बताना है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। स्पीयरमैन ने बुद्धि का सामान्य मानसिक योग्यता एवं विशिष्ट मानसिक योग्यता में बांटा है। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन जे.पी. गिलफोर्ड ने किया है। ऑप्शन नंबर 3 है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन गिलफोर्ड के अपसारी चिंतन का एक भाग है। ऑप्शन नंबर 4 है आर.बी. कैटल ने तरल तथा ठोस बुद्धि के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 कि बुद्धि निर्माण के सिद्धांत के संदर्भ में जो कथन गलत है वो ऑप्शन नंबर 2 है कि बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो जे.पी. गिलफोर्ड ने किया है। जबकि जे.पी. गिलफोर्ड ने एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, बल्कि एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बीने ने किया है। ठीक है, एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बीने ने किया है, और इसके बाद इनके सिद्धांत को टर्मन स्टर्न ने सामान्य बुद्धि के टर्मन और स्टर्न इससे और भी डेवलप किया, और एक तरीके से एक कारक सिद्धांत को सामान्य बुद्धि भी कहा जाता है। ठीक है, और गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत दिया है। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखें कि जे.पी. गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत जो दिया है वो जे.पी. गिलफोर्ड ने दिया है। और इसके साथ ही साथ इन्होंने अपसारी चिंतन का भाग, यानी कि इसमें आउट ऑफ द बॉक्स जो चिंतन है वो गिलफोर्ड के अपसारी चिंतन का भाग है। तो ये ऑप्शन सही है कि ये
गिलफोर्ड की अपसारी चिंतन का ही भाग है, जिसे आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्ति जो होता है वो विभिन्न दिशाओं में सोचता है, ठीक है। व्यक्ति है वो बहुत सारी दिशाओं में सोचता है। जब व्यक्ति बहुत सारी दिशाओं में सोचता है तो इसे ही हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, यानी कि अपसारी चिंतन। इसके बाद होता है इसमें अभिसारी चिंतन। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते हैं। एक होता है अभिसारी चिंतन, ठीक है। एक होता है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन को हम लोग कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। ये क्या होता है कि एक ही उत्तर पर आना। समझिए, तो मान लीजिए अगर कोई नियम और तथ्य के आधार पर किसी समस्या का अगर हम हल को निकालते हैं तो उसे हम कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। यानी कि ये एक तरह का सिकुड़ा रूप होता है। मान लीजिए कि हम जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्वेश्चंस लिखा होता है और उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, और क्या होता है कि उन चारों ऑप्शन से ही हमें अपना क्वेश्चंस को टिक करना रहता है। उसमें अपना कुछ हम डाइवर्जेंट थिंकिंग तो नहीं लगा सकते हैं कि इसके अलावा भी और भी कुछ हो सकते थे, है ना, या और भी उसमें ऐड किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो इस तरीके से ये जो होता है, ये तरह से ये एक सिकुड़ा हुआ रूप होता है। इसके बाद नीचे है कि आर बी कैटल ने तरल तथा ठोस बुद्धि के सिद्धांत को प्रतिपादन किया है। तो ये भी ऑप्शन सही है कि आर बी कैटल ने ठोस तथा तरल बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। स्पीयरमैन ने बुद्धि को एक सामान्य मानसिक योग्यता एवं विशिष्ट मानसिक योग्यता के रूप में बांटा है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसमें जो नहीं पूछा गया, जो नहीं है वही सही है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 भागों अर्थात सामाजिक, मूर्त तथा अमूर्त में विभाजित किया है। ऑप्शन नंबर 2 है बुद्धि पर वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर 3 है कि बुद्धि व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों में सामंजस्य करने का गुण प्रदान करती है। बुद्धि के संदर्भ में उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 में 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है 3 और 1 सही है। ऑप्शन नंबर 4 है कि उपरोक्त सभी है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी, कि ये तीनों कथन जो दिए हुए हैं ये तीनों कथन सही हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है, जो सामाजिक, अमूर्त और मूर्त, ठीक है, इसे 3 भागों में बांटा है। बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। फिर बुद्धि व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों में सामंजस्य करने का गुण प्रदान करता है। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि बुद्धि जो होती है वो किसी मनुष्य को कोई नवीन परिस्थिति में किस तरीके से उसमें सामंजस्य बनाना है, तालमेल किस तरीके से बैठाना है, ये गुण प्रदान करता है। तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुद्धि का स्वरूप एकांकी ना होकर बहुकारकीय होता है तथा प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है। ऑप्शन नंबर 2 है स्थानिक बुद्धि का उपयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मानसिक कल्पनाओं के चित्र का स्वरूप देखने में किया जाता है। गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, या ये सभी सही हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, कि ये तीनों जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं कि बुद्धि का जो स्वरूप होता है वो एकांकी नहीं होकर बल्कि बहुकारकीय होता है, यानी कि बुद्धि बहुकारकीय होती है, ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है कि हमें व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। जरूरी नहीं कि मैं जैसी हूँ, मेरा जैसा सोच है, विचार है वो अगले इंसान का भी हो, वो नहीं होगा, क्योंकि हमें व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, सभी एक दूसरे से अलग हैं। और स्थानिक बुद्धि का उपयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मानसिक कल्पनाओं को चित्र का स्वरूप देने में किया जाता है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि स्थानिक बुद्धि, हार्वर्ड गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है जो साइकोलॉजी में है, लेकिन क्या है कि एनसीईआरटी में इसे 8 प्रकार की बुद्धि को ही माना है। तो इसमें स्थानिक बुद्धि जो होती है, स्थानिक बुद्धि का प्रयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान किया जाता है और मानसिक कल्पनाओं को चित्र का स्वरूप देने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 है कि गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि का निर्माण किया है। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
कि गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि का प्रतिपादन किया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आइए अब इनके ऑप्शन को देखते हैं। वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में सर्वप्रथम एल्फ्रेड बीने द्वारा सफल परीक्षण किया गया। ऑप्शन नंबर 2 है वेसलर वैल्यू परीक्षण का निर्माण 10 से 60 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों के बुद्धि परीक्षण के लिए किया गया था। पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण 3 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 है आर्मी बीटा परीक्षण का उपयोग सामूहिक बुद्धि परीक्षण के लिए नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि आर्मी बीटा परीक्षण का प्रयोग सामूहिक बुद्धि परीक्षण के लिए नहीं किया जाता है। ये जो है बात वो गलत है, क्योंकि आर्मी बीटा परीक्षण का उपयोग जो है वो सामूहिक बुद्धि परीक्षण के लिए ही किया जाता है। खासकर सेना के विभिन्न जो पदों में हैं या जो विभाग में जो मनुष्य लोग कार्य करते हैं उनके लिए किया जाता है, और खासकर ये अशिक्षित लोग या जिनका इंग्लिश कमजोर है उनके लिए ये किया जाता है आर्मी बीटा परीक्षण, और ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है। तो इसमें असत्य पूछा गया है और जो असत्य है वही सही है। और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में सर्वप्रथम एल्फ्रेड बीने का सफल परीक्षण हुआ, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि एल्फ्रेड बीने ने ही व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में सफल परीक्षण किया। और वेसलर वैल्यू परीक्षण का निर्माण 10 से 60 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों की बुद्धि परीक्षण के लिए किया गया था, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। और पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण 3 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए किया जाता है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बुद्धि लब्धि आईक्यू का सूत्र क्या होता है। कालानुक्रमिक आयु बटा मानसिक आयु इंटू 100, या मानसिक आयु बटा कालानुक्रमिक आयु इंटू 150, या कालानुक्रम आयु या बटा मानसिक आयु गुना 200, या ऑप्शन नंबर 4 है कि मानसिक आयु बटा कालानुक्रम आयु गुना 100। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि बुद्धि लब्धि का आईक्यू क्या है। बुद्धि लब्धि का आईक्यू होता है एम ए बटा सी ए इंटू 100, यानी कि मानसिक आयु बटा कालानुक्रमिक आयु गुना 100। तो ये उसका सूत्र होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, और इसे किसने दिया है तो टर्मन ने दिया है मानसिक बुद्धि लब्धि आईक्यू का सूत्र। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वेसलर के बुद्धि लब्धि आईक्यू के अनुसार यदि किसी विद्यार्थी की बुद्धि लब्धि 120 से 129 के बीच है तो वह क्या है। वो श्रेष्ठ बुद्धि का बालक है, सामान्य बुद्धि का बालक है, क्षीण बुद्धि का बालक है, या मंद बुद्धि का बालक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि वेसलर के बुद्धि परीक्षण यानी कि उनका जो आईक्यू का जो एक चार्ट बनाया गया है, जो उन्होंने एक चार्ट बनाया है उसके अनुसार बुद्धि लब्धि 120 से 129 के बीच जो होती है वो श्रेष्ठ बुद्धि कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है। बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण में सही नहीं है। इसमें नहीं है पूछा गया है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। शैक्षिक मार्गदर्शन ऑप्शन नंबर 2 है। बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना। ऑप्शन नंबर 3 है। अच्छी अधिगम प्रणाली के प्रयोग के लिए बुद्धि परीक्षण करना। ऑप्शन नंबर 4 है। बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों को वर्गीकरण करना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि जो बालक अगर कम बुद्धि के हैं या उनमें उतनी योग्यता नहीं है जो अधिक बुद्धिमान बालकों में है, तो ऐसा नहीं है कि उनको हम छोड़ देंगे या और फिर जो तेज बच्चे हैं उन पर ही ज़्यादा ध्यान देंगे, बल्कि उन बच्चों को भी एक समावेशी शिक्षा से जोड़ना है। सभी को एक समान रूप में देखना है, किसी में भेदभाव या तुलना नहीं करना है कि किसी को जो ज़्यादा तेज है उन पर हम अधिक ध्यान देंगे या जिनकी बुद्धि लब्धि कम है उन पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, बल्कि जो स्पेशल स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, उनको स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये जो ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल गलत है। अब अन्य ऑप्शन को भी हम समझ लेते हैं।
शैक्षिक मार्गदर्शन, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि बच्चों को हम शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। और कि शिक्षा क्षेत्र में किस तरीके से उनको आगे बढ़ना चाहिए, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको हम बताएंगे। उसके बाद है अच्छी अधिगम प्रणाली के प्रयोग के लिए बुद्धि परीक्षण करना, तो ये भी सही है कि अच्छी अधिगम प्रणाली के लिए बुद्धि परीक्षण का प्रयोग करना। और बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों को वर्गीकरण वर्गीकरण करना मतलब ये नहीं है कि बच्चों को अलग अलग करना, बल्कि हम बुद्धि परीक्षण के आधार पर ये जान सकते हैं कि कौन सा बच्चा श्रेष्ठ बुद्धि का है, कौन सामान्य बुद्धि का है और कौन मंद बुद्धि का है, और उसके अनुसार बच्चों को हम शिक्षा प्रोवाइड कर सकते हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यदि किसी बालक की मानसिक आयु यानी कि एमए 20 वर्ष है, कालानुक्रम आयु 25 वर्ष है, तो उसका बुद्धि लब्धांक क्या होगा, यानी कि इनका आईक्यू लेवल क्या होगा, इसको हम कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है एम ए बाई सी ए इंटू 100। एम ए क्या है, मानसिक आयु हमारा क्या दिया हुआ है, तो मानसिक आयु 20 वर्ष दिया हुआ है। कालानुक्रमिक आयु क्या है, तो कालानुक्रमिक आयु जो है वो 25 वर्ष दिया हुआ है। इसको 100 से हम गुना करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो कितना हो गया 20 चौके 80। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि उसका बुद्धि लब्धांक जो होगा वो 80 होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो इस फॉर्मूला को आप याद में रखें, एकदम इजी फॉर्मूला है। MA/CA × 100। MA में आप मानसिक आयु को बैठाएंगे और CA में आप कालानुक्रम आयु जो दिया हुआ है उसको करेंगे, उसके बाद इंटू 100 करके उसको सॉल्व कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, तो वह बच्चा कैसा है, वो सामान्य बुद्धि का बालक है, प्रखर बुद्धि है, उत्कृष्ट बुद्धि है या प्रतिभाशाली बुद्धि है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि बच्चा जो है वो सामान्य बुद्धि का होगा जब वो 90 और 110 के बीच में होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। स्पीयरमैन ने किया है, थर्स्टन ने किया है, गिलफोर्ड ने किया है या गेने ने किया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वो स्पीयरमैन ने किया है और थर्स्टन ने समूह कारक, ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखें कि जो थर्स्टन है इन्होंने समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन ने किया है और गिलफोर्ड ने किया है। गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत, इन्होंने त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और गेने ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। गेने ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखें। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा कि द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। भाषा, सृजनात्मकता, अंतर्वैयक्तिक कौशल या अंतःवैयक्तिक कौशल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि हार्वर्ड गार्डनर ने जो 9 प्रकार की बुद्धि दी है उनमें सृजनात्मकता है नहीं, सृजनात्मकता ये ऑप्शन ही अलग है। इसमें उन्होंने भाषा दिया है, अंतःवैयक्तिक दिया है और अंतःवैयक्तिक के बारे में बताया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह डैश से प्रभावित है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से प्रभावित है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से प्रभावित है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है या वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से प्रभावित है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि वो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है, क्योंकि इसमें जो टीचर जो है वो विभिन्न प्रविधियों का प्रयोग कर रही है, वो विभिन्न टीचिंग मटेरियल का या विभिन्न तरीके का प्रयोग करके बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कर रही है। तो वो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत
से वो प्रभावित है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है। तार्किक गणितीय बुद्धि कहलाती है, प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है, भाषिक बुद्धि कहलाती है या स्थानिक बुद्धि कहलाती है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 की प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। प्राकृतिक बुद्धि में क्या होता है कि इसमें पशुओं को समझने, खनिज और पेड़ पौधों को पहचानने और उसे वर्गीकृत करने की जो योग्यता जो संबंधित होती है वो प्राकृतिक बुद्धि के अंतर्गत आती है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। तो फ्रेंड्स आज हमने कुछ 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किए। आउट ऑफ 15 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको सेशंस अच्छे लगे हैं तो उसे लाइक करें एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।